कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 में विषय है हमारा क्या, व्यापारिक संगठन का। ठीक है, इसके अंदर हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। ठीक, आप लोगों ने कॉपी भी कर भी लिए हैं। कई बच्चों ने बताया था फ़ोन के माध्यम से सबने काम पूरा कर लिया है। उसमें अभी जो पार्ट हमने पूरा किया वो था विक्रय विवरण का, और उससे पहले हमने करा था बीजक। ठीक है, थोड़ा बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। जिन छात्रों ने काम नहीं करा वो भी पूरा अवश्य कर लें। बीजक और विक्रय में मुख्य अंतर 2 हैं। जब हम बीजक बनाते हैं तो क्या करते हैं, बीजक किसके द्वारा बनाया जाता है, मालिक के द्वारा। मालिक क्या करता है, माल को भेजने में जो खर्चे होते हैं वो क्या करता है, वो जोड़ देता है, लेकिन व्यापारी छूट उसके अंदर घटाता है। विक्रय विवरण जो हमने अभी बनाया था, विक्रय विवरण एजेंट के द्वारा बनाया जाता है। एजेंट क्या करता है, उसके अंदर खर्चे और कमीशन काटने के बाद पूरी राशि अपने मालिक के पास भेज देता है। ठीक है, आज नया चैप्टर है ये, लेसन 5 विदेशी व्यापार। या इसके अंदर जो कि सबसे स्पष्ट है विदेशी व्यापार, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ये विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है, जब व्यापार करने वाले दोनों नागरिक अलग अलग देशों के होते हैं तो उन दोनों के बीच होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। देखिए, इस पाठ के मुख्य बिंदु की बात करते हैं। विदेशी व्यापार का अर्थ, विदेशी व्यापार का उद्देश्य, देशी व विदेशी व्यापार में समानताएं क्या हैं और देशी तथा विदेशी व्यापार में अंतर क्या है। तो विदेशी व्यापार, ठीक है, जब 2 देशों के बीच कोई व्यापार होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार के 3 प्रकार भी हैं। ठीक है, एक इसके अंदर है, पहला हम बात करें तो आयात व्यापार। आयात व्यापार, आयात व्यापार क्या होता है, जब हम किसी दूसरे देश से माल को खरीदते हैं तो वो आयात व्यापार कहलाता है। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर इसका प्रकार निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार क्या होगा, जब हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का निर्यात किसी दूसरे देश को करते हैं तो वो निर्यात व्यापार कहलाता है। निर्यात जैसे मान लिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर चीनी का उत्पादन ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, अपने आवश्यकता की चीनी को रोककर जितना अतिरिक्त उत्पादन हमारा हुआ है उसका हम विदेश में बेच देना, ये क्या कहलाएगा, निर्यात व्यापार कहलाएगा। तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार। ये क्या होता है, पुनर्निर्यात के लिए क्या होगा कि निर्यात करने के लिए आयात करना पुनर्निर्यात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे समझिए, जैसे मान लिया आपने चाइना से खिलौने खरीदे। ठीक है, आपने चाइना से कम रेट पर माल खरीदा और उसी माल जब आपने प्राप्त कर लिया उसे आपने बांग्लादेश को भेज दिया। ठीक है, उसमें आपने कोई प्रोडक्शन करा, कुछ नहीं करा, कोई लागत अब तक लगाई आपने, कुछ नहीं करा। आपने विदेश से माल खरीदा, आपने उस माल आपके पास आया, आपने उसे तुरंत ही दूसरे देश को भेज दिया, तो ये कहलाता है पुनर्निर्यात व्यापार। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि विदेशी व्यापार का उदय कैसे हुआ, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी विदेशी व्यापार की। ठीक है ना, देखिए आप इसे इस तरीके से समझिए। देखिए, शुरू में हमारे मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी थी, सीमित थी, पता है आपको। ठीक है, मनुष्य क्या था, स्वावलंबी था। स्वावलंबी शब्द का अर्थ समझे तो वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर था,
वो किसी और से कोई चीज़ प्राप्त करने ना तो आशा थी, वो अपनी आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी कर लिया करता था, इसलिए इसे आत्मनिर्भर या स्वावलंबी कहते हैं। जब व्यक्ति स्वावलंबी था तो जो खाने की ज़रूरत है वो अपने पेड़ों के फलों से खा के पूरा कर लेता था, ठीक है ना। जंगलों में रहते थे, कपड़े पहनने की विशेष ज़रूरत थी नहीं उन्हें, ठीक है। जानवरी खाल से अपने शरीर को ढक लिया करते थे। आशा जब सीमित थी तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं भी उसके हिसाब से बढ़ने लगी। फिर वस्तु विनिमय का युग आया। वस्तु विनिमय में एक वस्तु से बदले में दूसरी वस्तु को बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। और इसी वस्तु विनिमय ने क्या करा, जब सभ्यता का विकास हुआ तो क्रय विक्रय को जन्म दिया, और क्रय विक्रय के बाद वर्तमान स्वरूप जो हमारा है वो द्रव्य विनिमय का है। द्रव्य विनिमय समझते ना, द्रव्य नहीं ये पानी वानी होता है, द्रव्य मतलब फाइनेंस से मतलब है, ठीक है। कि वस्तु विनिमय में क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु बदलते थे, ठीक है ना। अब जैसे कि आपके पास बहुत सी एक चीज़ है, अब एक वस्तु के बदले में कई चीज़ें आप चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना कि गेहूं आपके पास है, आप गेहूं के बदले में चावल भी चाहते हैं, दाल भी चाहते हैं, दूध भी चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो आपकी वस्तु लेकर इन सारी वस्तुओं को दे सके, ठीक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या हुआ, द्रव्य विनिमय का विकास हुआ। द्रव्य विनिमय क्या होता है, आप अपनी उपज या अपना माल बाजार में बेच देते हैं, उससे पैसा मिलता है, उससे आप ज़रूरती वस्तुएं खरीद सकते हैं। फिर वर्तमान समय में हमारे देश का जो व्यापार के स्तर में, पहले तो हमारा स्थानीय स्तर था, फिर राज्य स्तर हो गया, और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। इसका एक दूसरा पहलू और है, ठीक है। दूसरा पहलू यह है कि प्रकृति ने सभी देशों को एक समान नहीं बनाया है। एक समान से मतलब मेरा ये है कि आप देखें कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पे आप देखेंगे कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ठीक है, और कहीं पे आप देखेंगे हरे भरे जंगल ही जंगल हैं। तो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग परिस्थितियाँ होने के कारण वहाँ जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन वहाँ पे होता है, वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि हिंदुस्तान में गेहूं की फसल अच्छी होती है, ठीक है ना। गेहूं से क्या बनती है, चीनी बनती है, और चीनी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बन गई, ठीक है। और विदेशों में ऐसी जलवायु नहीं है जहाँ पे गन्ने का उत्पादन वो कर सकें, तो हम क्या करेंगे, अपनी उपज जो हमने करी है, अपनी आवश्यकता की चीनी को रोक कर जितना अतिरिक्त उत्पादन हमारा है उसको हम बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, विदेशों में नहीं होती हैं। इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं प्रकृति के नियमों के कारण, प्रकृति के बदलाव के कारण अलग अलग देशों में जो चीज़ें बहुतायत में होती हैं, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं, और जो अधिक उपयोगी वस्तुएं जो उनके यहाँ नहीं होती हैं वो विदेश से वो खरीद लेते हैं। इससे ही क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का उदय हुआ। देशी और विदेशी व्यापार में समानताएं, मतलब जो हमारे देश का व्यापार है और जो विदेशी व्यापार हम करते हैं उनमें समानताएं क्या है। समानता एक तो ये है कि जो लेबर है, ठीक है, दोनों में लेबर लगती हैं, एक तो ये समानता है इसके अंदर। और दोनों व्यापारों का उपयोगिता का लाभ, उपयोगिता मतलब है जो कम लागत की वस्तु जो होती है उसे क्या करते हैं, वो जो कम लागत में अधिक उत्पादन जो करा है हमने वो हम क्या करते हैं, विदेश भेज देते हैं, ठीक है ना। और फिर है दोनों का उद्देश्य, दोनों व्यापार का उद्देश्य क्या है, लाभ का अर्जन है, लाभ प्राप्त करना है। और दोनों में क्या है, विनिमय तत्व विद्यमान रहता है। विनिमय मतलब आदान और प्रदान, ये कहलाता है विनिमय तत्व। तो ये चार समानताएं थी दोनों व्यापारों में, देशी व्यापार में और विदेशी व्यापार में। अब आता है कि देशी और विदेशी व्यापार में अंतर क्या है। व्यापार तो व्यापार ही है, क्यों छात्रों, व्यापार तो व्यापार ही है, और देशी और विदेशी में अंतर क्या है। पहले बात करते हैं व्यापार का क्षेत्र।
देशी व्यापार में क्या होता है, व्यापार का क्षेत्र क्या होता है, हमारी देश की सीमाओं के अंदर ही अंदर व्यापार करते हैं। जब हम देश के अंदर अंदर व्यापार करते हैं तो हमें कहीं से परमिशन नहीं आ सकता है क्या, नहीं, कि हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन विदेशी व्यापार हम करेंगे तो उससे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है। और विदेशी व्यापार क्या होता है, जब एक व्यक्ति इंडिया का है और दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरे देश का हो। दूसरा है व्यापार पर प्रतिबंध। व्यापार प्रतिबंध क्या है कि देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच प्रायः प्रतिबंध नहीं होते। मतलब देश के अंदर अलग राज्य हैं, एक राज्य से आप दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या उसका प्रतिबंध थोड़ी होगा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रतिबंध होते हैं, ठीक है, उनको दूर करने के बाद ही हम वो व्यापार कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है मूल्यों में भिन्नता। मूल्यों में क्या होती है, भिन्नता। हमारे देश में मुद्रा एक ही मुद्रा है जो पूरे देश के अंदर चलती है, इसलिए क्या होता है इसके अंदर मूल्य में, ठीक है, लगभग पूरे देश के अंदर एक समान ही रहते हैं। लेकिन विदेशी व्यापार के अंदर क्या होता है, मूल्य एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा क्या का मूल्य अलग अलग होता है, इसलिए, ठीक है। अगला अंतर है जन्म। जन्म की यदि बात करें तो हम, जन्म का मतलब है इसका जन्म क्या है, आवश्यकताओं के कारण हुआ है, ठीक है। देशी व्यापार का उदय जो हुआ वो आवश्यकता के कारण है, ठीक है। और लेकिन विदेशी व्यापार का जो जन्म हुआ है वो किसके कारण हुआ है, अधिक उत्पादन के कारण विदेशी व्यापार का जन्म हुआ है। विदेशी व्यापार हम जब करेंगे जब हमारा आवश्यकता की चीज़ें पूरी हो जाएंगी और तभी तो हम विदेश में माल भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विनिमय दर का निर्धारण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर में क्या होता है, हमारे देश में यदि व्यापार करते हैं, हमारे देश की एक ही मुद्रा है, चाहे आप रामपुर व्यापार करें, मरवास से करें, दिल्ली भी करें, ठीक है, कलकत्ता करें, कन्याकुमारी तक पहुँच जाएँ आप, ठीक है, तो हमारे देश में एक ही मुद्रा है, ठीक है। उसके अंदर उसके निर्धारण में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यदि हम व्यापार विदेश से करते हैं, ठीक है, यदि हम विदेश से करते हैं, मान लीजिए इंडिया का रहने वाला व्यक्ति अमेरिका से व्यापार करता है, तो इंडिया में नोट चलते हैं, वहाँ चलते हैं डॉलर के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, विनिमय दर का निर्धारण करना पड़ता है, ठीक है ना। देशी व्यापार के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन विदेशी व्यापार के अंदर ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट है लास्ट कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ क्या है इसके अंदर, ठीक है। कठिनाई क्या है, इसमें व्यापारी को कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विदेशी व्यापार में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो विदेशी व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी उन्नति का है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा विदेशी व्यापार जितना ज़्यादा उन्नत होगा उतनी ज़्यादा हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, सुदृढ़ होगी, मतलब अच्छी होगी। अगर हम निर्यात अधिक करते हैं, आयात कम करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, वर्ल्ड के अंदर और स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आज हमने विदेशी व्यापार के अंतर्गत विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, विदेशी व्यापार का उदय कैसे हुआ, देशी और विदेशी व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं, देशी और विदेशी व्यापार में क्या अंतर है, हमने इसके बारे में आज बात करी। इससे पहले, ठीक है, कई लड़कों से मैंने मोबाइल के माध्यम से बातचीत करी। कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ के मोबाइल खुले हुए नहीं होते, बात नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन उन सभी लड़के उनको फ़ोन किए जाते हैं, अगर बात नहीं हो पाती दोबारा मुझे कॉल करके पूछे कि सर फ़ोन क्यों किया था, ठीक है। पहला पेपर जो हुए थे आपके 2 मासिक परीक्षा, उसका सिलेबस बता दिया गया था, ठीक है, ऑनलाइन पेपर आपने दिए थे। उसके बावजूद भी कुछ बच्चों को बहुत कम नंबर लगे, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे नंबर आए। अगली परीक्षा जो अगस्त के अंदर होगी उसका कोर्स आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सभी छात्र काम पूरा रखें, अकाउंट का भी, बिजनेस का भी और अर्थशास्त्र का भी। तो इसके अंदर 4 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है,
आज ये 5वां पाठ मैंने शुरू करा है विदेशी व्यापार का, इसका भी PDF हम आपको बनाकर भेजेंगे, ठीक है। और सभी छात्र इस PDF को ध्यान से लिखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्र और छात्राएं घर पे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, घर बैठे काम करते रहिए और जैसे विद्यालय की गाइडेंस आपको मिलेगी उस हिसाब से आप स्कूल आएंगे। और पूछने के लिए तो रोज़ आ सकते हैं, ठीक है। जितने छात्र हैं चाहे फर्स्ट ईयर के हैं या इंटर के, जो चीज़ समझ नहीं आती है आप विद्यालय आके पूछें, कि सारे अध्यापक विद्यालय के अंदर आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।